नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। आज इस वीडियो पर हम आपको मक्का की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। बेसल खाद से लेकर ज़मीन की तैयारी आपको कैसे करनी है, दूरी क्या होगी, बेड से बेड की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या होगी, ये सारी चीज़ें। साथ में हम जो शुरुआती अवस्था पर जो फॉल आर्मीवार कीट जो होता है हमारा, जो कि मक्के की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आपको स्प्रे कौन से करने होंगे शुरुआती स्टेज पर। और साथ में हम ये भी जानेंगे वीडियो के अंत में कि टॉप 10 वेराइटी कौन सी है, चाहे वो भारी ज़मीन के लिए हो और चाहे फिर वो हल्की ज़मीन के लिए। इसलिए वीडियो के अंत तक आप ज़रूर देखें। और आप इस बार मक्के की कौन सी वैरायटी लगाने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत होती है ज़मीन की तैयारी से। ज़मीन की तैयारी की हम देखें तो गहरी जुताई आपको करनी होती है और गहरी जुताई करने के बाद आपको बेसल खाद के रूप में रासायनिक खाद को डालना होता है। रासायनिक खादों में एक बैग कम से कम आपको DAP का लेना है। उसके साथ में आपको सल्फर की मात्रा 5 kg और साथ में MOP यानी कि पोटास की मात्रा 25 kg आपको लेनी चाहिए। और ये सब खादों को बिखेरने के बाद ज़मीन पर डालने के बाद, या आप चाहे तो जो आपके पास सीड्रिल है उस पर, जो फर्टिलाइज़र का जो टैंक होता है उस पर डाल सकते हैं आप। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर बेड विधि से करना चाहते हैं तो बेड के ऊपर आपको डालना चाहिए। आजकल तो हैंड सीड्रिल भी आ गई हैं, उस पर एक अलग डब्बा होता है जहाँ पर आप खाद को डाल सकते हैं और एक खाने पर आप जो है सीड को डाल देते हैं, तो आपकी खाद और बीज एक साथ डल जाता है। आपको मात्रा हमने बता दी है। इसके साथ में आपको गोबर खाद डालनी चाहिए। गोबर खाद डालने से काफ़ी इसके फ़ायदे होते हैं। चलिए इसके बाद हम ये जानते हैं कि हमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है और लाइन टू लाइन की दूरी यानी कि रो से रो की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो हमारे एरिया पर अगर हम देखें तो 2 प्रकार से मक्का लगाया जाता है अधिकतर। आजकल हम बेड विधि से ज़्यादा लगाने लगे हैं। पहले फ्लैट विधि से लगाते थे, यानी कि डायरेक्ट सीड्रिल से हम लगाते ज़मीन समतल पर। और आज की स्थिति अगर हम देखें तो अब जो है मक्के को जो है बेड विधि से लगाते हैं। जैसे कि हम सब्जी की खेती करते हैं, फ़र्क इतना है कि सब्जी वर्ग की खेती पर हम 5 फीट कम से कम बेड से बेड की दूरी रखते हैं, लेकिन मक्के पर हम जब करते हैं तो 3 फीट से लेकर 4 फीट तक अधिकतम हम रखते हैं। और एक बेड पर हम 2 लाइन लगाते हैं, यानी कि मक्के की जो 2 लाइन है वो चलेगी। और साथ में जो पौधे से पौधे की दूरी, यानी कि एक दाने से लेकर दूसरे दाने की जो दूरी है वो 9 इंच से लेकर 1 फीट तक आप रख सकते हैं। यदि भारी ज़मीन है तो 1 फीट रखें, अगर हल्की ज़मीन है तो आप 9 इंच को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के बाद जैसे ही बारिश होती है या फिर आप सिंचाई करते हैं तो 4 से लेकर 5 दिनों के बाद अंकुरण आ जाता है। अंकुरण आने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आपकी ज़मीन पर मक्का तो निकलता ही निकलता है, लेकिन साथ में उसके खरपतवार भी काफ़ी मात्रा पर निकलते हैं। उसको यदि आपने कंट्रोल नहीं किया तो यकीन मानिए आपका जो उत्पादन है वो 50% तक गिर जाता है। कहीं कहीं तो उत्पादन बिल्कुल भी नहीं आता, यदि अच्छे तरीके से आपने कंट्रोल नहीं कर पाया तो। अब खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए कई प्रकार के खरपतवारनाशी हैं। तो आपको 15 से लेकर 20 दिनों के बाद, जैसे ही अंकुरण आपका आ जाता है तो उसके 15 दिनों से लेकर 20 दिनों के अंतर में आपको कम से कम एक खरपतवारनाशी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यदि आप 15 से लेकर 20 दिनों के बीच में एक खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लाउडीज है, टेंजर है और भी कई प्रकार के ब्रांड हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर आप देखेंगे आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी और पौधा जो है आपका वो बढ़वार लेता है। बढ़वार लेने के बाद आपको फिर यूरिया की मात्रा देनी चाहिए। 21 दिनों के बाद आपको यूरिया की पहली खुराक दे देनी चाहिए। यूरिया के साथ आप चाहें तो NPK की मात्रा 19-19 की मात्रा, एक बैग आप यूरिया का ले रहे हैं तो उसके साथ में NPK की मात्रा अगर 1 पैकेट यानी कि 1 kg डाल देते हैं, इसमें मिक्स कर देते हैं, तो आपको उसके रिजल्ट और ही बढ़िया मिलते हैं। 19-19 की मात्रा जब 1 kg आप उसके साथ डालते हैं तो उसमें पोटास भी होता है, फास्फोरस भी होता है और नाइट्रोजन भी होता ही होता है। तो फिर आपको उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। इसके साथ में आप चाहें तो माइक्रोराइजा को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली यूरिया की खुराक हो जाती है। इसके बाद एक समस्या सबसे बड़ी आती है, उसमें कीटक लग जाते हैं मक्के की फसल में। मक्के की फसल में जब कीटक लगते हैं तो वो होता है हमारा फॉल आर्मीवार, और कभी कभी जो रससूचक कीट होते हैं जैसे कि थ्रिप्स है और वाइट फ्लाई है और एफिड वगैरह भी काफ़ी परेशान करते हैं हमारी फसल को। तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको एक कीटनाशक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कहीं कहीं पर देखा यह जाता है कि सल्फर की डिफिशिएंसी भी आ जाती है, तो सल्फर की मात्रा आपको दे देनी चाहिए एक फंगीसाइड के रूप में। तो उसके लिए स्वाधीन जो आता है हमारा, उसमें सल्फर भी होता है और टेरिकोनाजोल भी होता है। जहाँ पर जल भराव की स्थिति होती है वहाँ पर अधिकतर ये देखा जाता है कि वहाँ पर फंगस की समस्या आती है और सल्फर की मात्रा की डिफिशिएंसी भी वैसी लगती है ना कि पौधा जो हमारा वो पीला हो जाता है। तो आप चाहें तो स्वाधीन की मात्रा उसमें ले सकते हैं। स्वाधीन की जो मात्रा है आप 1 एकड़ पर 200 ग्राम लेंगे और साथ में इसके आप जो है कीटनाशक को आपको लेना पड़ेगा। शुरुआत अवस्था है, आप ऐसा लगता है कि ज़्यादा कीटक नहीं है तो फिर आप प्रोफेक्स सुपर के नाम से जो प्रोफेनोसाइपर की दवा आती है उसे आप जो है
30 ml प्रति पंप यानी कि 20 लीटर पानी के लिए 30 ml आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर 1 एकड़ के लिए बात करें हम, तो 1 एकड़ के लिए आपको जो है 300 ml का इस्तेमाल करना चाहिए। जब ये इस्तेमाल करते हैं आप स्वाधीन का और एक कीटनाशक का, तो आप देखेंगे आपको इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सल्फर की जो डिफिशियंसी है वो भी आपकी खत्म हो जाती है। दूसरा, आपको एक फंगीसाइड भी मिल जाता है, टेबिक्विनोजोल के रूप में भी और सल्फर के रूप में भी, और साथ में आपके कीटक जो है वो समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो उड़ने वाले पतंगे हों और चाहे फिर वो आपके फाल आर्मी बार्म है। इसके बाद भी यदि कंट्रोल नहीं होता है फाल आर्मी बार, आपको ज़्यादा ऐसा लगता है, तो फिर आपको एक जो है इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर आपको कोराजन का इस्तेमाल उसमें करना पड़ेगा भैया। सेकंड में ही आपको कोराजन या इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल करना है। इमामेक्टिन का भले ही आप पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको कोराजन का जो इस्तेमाल है वो सेकेंड बार करना चाहिए जब आपकी फसल पर ज़्यादा कीटक हों तब। जब भी आप कोराजन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में या तो एसिटामिप्रोपिट या फिर आप जो है थाइमोथैक्सम की मात्रा आपको ले लेनी चाहिए। कोराजन की जो मात्रा है 90 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और एसिटा की मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर थाइमोथैक्सम की मात्रा आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो जब ये कॉम्बिनेशन बना के आप चलते हैं तो आपकी फसल पर जो कीटक बचे हुए थे यानी कि जो कंट्रोल नहीं हो रहे थे वो भी अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाते हैं। फिर अंकुरण के 45 दिनों के बाद फिर आपको दूसरी यूरिया की खुराक दे देनी चाहिए। दूसरी यूरिया की खुराक जब आप देते हैं तो उसके साथ में एमओपी यानी कि पोटास की मात्रा कम से कम 25 केजी से लेकर 50 केजी तक अगर आप डालते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, तो फिर आप देखेंगे आपको उसके बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट दिखाई देंगे। दानों का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है, साथ में उसका साइज अच्छा आता है, और पौधा जो आपका है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें बढ़ जाती है। तो आप पोटास की मात्रा को इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो जिस समय पर आपका पौधा कमर से ऊपर आ जाता है, छाती और कमर के बीच में, उस समय पर आप चाहें तो 52-34 का एक स्प्रे आप ले लेते हैं तो आपको उससे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। इस तरीके से यदि आप रोगों को प्रबंधित करके चलते हैं और साथ में खाद का प्रबंधन आप करते हैं तो आपकी जो फसल है वो अच्छा उत्पादन देती है, उसकी बढ़वार अच्छी आती है। लेकिन उसके साथ में सबसे खास बात यह है कि आपको खरपतवार का नियंत्रण करना होगा, साथ में जल निकासी की आपको व्यवस्था करनी होगी। यदि आपने जल निकासी की व्यवस्था कर ली, आपने खरपतवारों को कंट्रोल कर लिया, तो आप यकीन मानिए आपका उत्पादन कभी भी कम होने वाला नहीं है। मक्के की फसल पर आपको कभी भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो अभी हमने इस वीडियो पर आपको ज़मीन की तैयारी से लेकर आखिर में जो हम खाद डालते हैं 45 दिनों के बाद, वहां तक की आपको जानकारी दे दी है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम जानते हैं टॉप वैरायटी के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारी ज़मीनों के लिए हम कौन सी वैरायटियाँ लगाएं। तो भारी ज़मीन में अगर हम देखें तो एडवेंटा कंपनी की काफ़ी वैरायटी है, उनमें अगर हम देखें तो 741 सबसे बढ़िया है ज़्यादा भारी ज़मीनों के लिए। उससे हल्की ज़मीनों की थोड़ी सी, तो उसके लिए भी आप 759 का इस्तेमाल कर सकते हैं एडवेंटा कंपनी के। इसके अलावा सिंजेंटा कंपनी का आपका आता है भैया 6802। 6802 का इस्तेमाल भी आप जो भारी ज़मीन के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आता है बायर का 9247, इसका भी आप जो उपयोग भारी ज़मीन के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा डेकाल्प का आपका 9126 आता है। इसके अलावा आप चाहें तो पायनियर कंपनी का P3524 भी आप लगा सकते हैं भारी ज़मीन के लिए। इसके अलावा आप चाहें तो टाटा कंपनी का 9375 भी भारी ज़मीन के लिए लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम हल्की ज़मीनों के लिए। हल्की ज़मीन में अगर हम देखें तो NK30 आप जो है लगा सकते हैं, सिंजेंटा कंपनी का आता है वो। इसके अलावा एडवेंटा कंपनी का 9293 भी आप जो है लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पायनियर कंपनी का 3302 और 3502 भी आप लगा सकते हैं। तो ये जो आपको हमने वैरायटी बताई है, इन वैरायटी में से कोई भी वैरायटी आप अपनी ज़मीन के हिसाब से लगा सकते हैं और मक्के का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज की जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।